गुड मॉर्निंग क्लास 10। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थेल्स प्रमेय पढ़ा था, तो आज हम उस थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम समरूपता के बारे में भी कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे ताकि आप लोग एक्सरसाइज को अच्छे से बना सको। और सबसे पहले थेल्स थ्योरम से हमने सीखा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। उसका विलोम है, आधारभूत प्रमेय का विलोम जो है उसके अनुसार यदि त्रिभुज में खींची गई एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हो तो सिद्ध करें कि वो तीसरी भुजा के, वो जो रेखा है तीसरी भुजा के समानांतर होती है। सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। थ्योरम नंबर है आपकी 6.2, प्रमेय है 6.2। स्टेटमेंट है यदि किसी त्रिभुज में खींची गई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हो तो वह तीसरी भुजा के, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। फिर से इस क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से समझें। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी कि DE जो है वो AB और AC को समान अनुपात में, यानी AD बटे DB और AE बटे EC हमको दिया हुआ है, समान अनुपात में बांटती है। तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो वह भुजा भी लिख सकते हो, तो वह भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है, या वह रेखा, रेखा लिखो तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। क्लास 10 आपको हमेशा याद रखना है कि थ्योरम और उसकी स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। बिना स्टेटमेंट याद रखे हुए थ्योरम्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए पहले स्टेटमेंट को अच्छे से दिमाग में सेट करो, उसके बाद ही आप अपनी थ्योरम की फिगर को बनाओ। तो सबसे पहले हम लोग इसका गिवन लिखेंगे। गिवन है ट्राइंगल ABC में AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। सीधा सीधा हमको यही दिया हुआ है कि ये समान अनुपात में बटे हुए हैं। टू प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव है हमारा DE इज पैरेलल टू BC। इस रेखा को और इस रेखा को हमने समानांतर सिद्ध करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चे देखो, आपने 9th में भी बहुत सारी ऐसी थ्योरम्स की जिसमें हम कल्पना करते थे, माना कि DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC, ये दोनों आपस में समानांतर नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, एक अन्य रेखा DE डैश ड्रॉ करेंगे जो कि BC के समानांतर है। ये हमारा प्रूफ होगा। प्रूफ में लिखेंगे माना DE इज़ नॉट पैरेलल टू, DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC, तो AC पर एक ऐसा बिंदु E डैश लें जो जिससे DE डैश पैरेलल टू BC हो जाए। ऐसा बिंदु E डैश लें जिससे क्या हो जाए, DE डैश जो है वो पैरेलल हो जाए किसके,
BC के पैरेलल हो जाए। ये दोनों हमारे पास पैरेलल आ गए। अब हम जानते हैं आधारभूत प्रमेय हमको क्या कहता है या थेल्स प्रमेय हमको क्या कहता है। त्रिभुज ABC में DE डैश इज़ पैरेलल टू BC, DE डैश इज़ पैरेलल टू BC। यदि पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय से AD बटे DB इज़ इक्वल टू AE डैश बटे E डैश C आ जाएगा। ठीक है, फिर से इस चीज़ को ध्यान से देखो। त्रिभुज ABC में DE डैश इज़ पैरेलल टू BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से, किस प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से हमारे पास क्या आया? AD बटे DB इज़ इक्वल टू AE डैश बटे E डैश C। इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं? 1 रखते हैं। परंतु हमको दिया क्या हुआ है? AD बटे DB इज़ इक्वल टू AE बटे EC, ये हमको बराबर दिया हुआ है। इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? 2। 1 और 2 से, 1 और 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये और ये अनुपात आपस में बराबर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बराबर है। 1 और 2 से क्या आ गया? AE डैश बटे E डैश C इज़ इक्वल टू AE बटे EC। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर आ गए। परंतु क्या ये संभव है? इस बात को एक बार फिर से समझ के देखो। यहाँ पर एक भुजा पर ये है आपका AC, एक बिंदु है E डैश, दूसरा बिंदु है E। AE और E डैश का अनुपात और AE और EC का अनुपात कभी बराबर हो सकता है? एक ही भुजा पर ये अनुपात, और देखो ये पहले से ही छोटा है, छोटा अनुपात बड़ा, बड़ा अनुपात छोटा, कभी बराबर हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। यह तभी संभव है जब E और E डैश आपस में समपाती हों। ये तभी संभव है जब E और E डैश समपाती हों, जब E और E डैश समपाती हो। अतः DE इज़ पैरेलल टू, त हमारी मान्यता गलत है और DE इज़ पैरेलल टू BC है। यही हमने प्रूव करना था, हेंस द प्रूफ। इसके बाद हमारी ये थ्योरम भी प्रूफ हो जाती है। हमने इसको मानकर, ऐसा माना DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC, फिर अपनी ही मान्यता जो हमने माना था उसको हमने गलत प्रूफ कर दिया। इस तरह से ये आपकी सेकंड थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। और इस थ्योरम और इसकी फर्स्ट जो थ्योरम थी उसको आप लोगों को कॉपी पे लिखकर बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। दोनों के अंतर को समझना है, दोनों के बनाने के प्रोसीजर को समझना है, और इसके बाद हमारा समरूपता टॉपिक शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, सर्वांग समता और समरूपता ज्योमेट्री के 2 बेसिक टॉपिक्स हैं। इनको आपको समझना है और इन दोनों के बीच के अंतर को आपको समझना है। क्लास 9 में आपने सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी बढ़िया से पढ़ी। अभी हम लोग सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता को अच्छे से पढ़ेंगे। समरूपता में मैंने पहले भी बताया आपको कि वो 2 आकृतियाँ या 2 से अधिक आकृतियाँ जिनके रूप समान है, साइज़ नहीं, है ना, रूप समान है, उन्हें हम लोग समरूप कहते हैं। और सर्वांग सम, सर्व अंग समान, है ना, उसकी डेफिनेशन उसके शब्द से ही क्लियर है कि उसके सारे अंग, यानी कि भुजा के बराबर भुजा, दूसरी भुजा के बराबर दूसरी भुजा, कोणों के बराबर कोण, तो वो हो जाएंगे। जहाँ बराबरों की बात होती है वहाँ पर क्या आ जाती है? सर्वांग समता। और यहाँ पर भुजाओं की रेशो बराबर आएगी। समरूपता में एक त्रिभुज बड़ा भी हो सकता है और एक छोटा भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको अब समरूपता में समझना है। तो उससे समरूपता को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सर्वांग समता में हमने कौन कौन से नियम पढ़े थे। सर्वांग समता किन किन नियमों से प्रूव हुई थी? सबसे पहले हम लोगों ने सर्वांग समता को प्रूव किया था SAS, है ना। एक नियम पहला जो है SAS
उसके आधार पर हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते थे। दूसरा था एस एस एस, है ना, तीनों भुजाएं बराबर, संगत भुजाएं बराबर। और चौथा था तीसरा था ए एस ए, दो कोण और बीच की एक भुजा। और लास्ट था आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड एनी साइड, कोई भी साइड उसकी बराबर होती है, तो हम उसको सर्वांग समता से। इसी प्रकार समरूपता को भी सिद्ध करने के लिए हमारे पास 3 प्रमेय होंगे, 3 नियम होंगे जिनको हमको सिद्ध करना है। लेकिन सबसे पहले हमको समरूपता को समझना है कि समरूपता होती क्या है। समरूपता, सिमिलैरिटी, समरूपता यानी कि सिमिलैरिटी। बात करते हैं सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। 2 समबाहु त्रिभुज, एक ये वाली त्रिभुज और एक ये वाली त्रिभुज, ये समबाहु है। इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, आपस में, इसके बराबर नहीं है, इसकी आपस में तीनों बराबर हैं। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है और इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। क्या ये सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल नहीं, ये त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम होते तो भुजा भुजा के बराबर भी होती, ठीक है, इसलिए इन्हें हम सर्वांग सम नहीं कहते हैं। तो ये क्या है? समरूप। इनका रूप जो है वो एक समान है। ये समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज, कहीं भी आप समबाहु त्रिभुज बनाइए वो दूसरी समबाहु त्रिभुज के समानांतर ही समरूप ही होगी। तो इस तरह से, लेकिन इसमें 1-2 बातें आपको ध्यान से समझनी होंगी। यदि हम इसका नाम ABC रखें, इसका नाम PQR रखें, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा कि इसकी और इसकी रेशो, इसकी और इसकी रेशो, इसकी और इसकी रेशो, तीनों की रेशो आपस में बराबर है। यानी कि तीनों भुजाओं की रेशो आपस में बराबर होने से समरूपता का नियम सिद्ध होता है, जिसे हम लोग कहते हैं SSS क्राइटेरिया, ठीक है। दूसरा है दो त्रिभुजों में तीनों कोण, इसके तीनों कोण, इसके तीनों कोणों के यदि बराबर हों तब भी हम कहते हैं कि 2 त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज अगर इसके सारे कोण 60 डिग्री हैं, इसके भी सारे 60 डिग्री हैं, इट मीन्स ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तीसरा होता है SAS, 2 भुजाओं का अनुपात, यानी कि AB/PQ, AC/PR, इनका अनुपात और बीच का एक कोण बराबर। AB/PQ, AC/PR, इनका अनुपात बराबर है, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो ये तीसरा जो नियम है उसके वो हो जाएगा जिसको हम लोग SAS कहते हैं। तो इस नियम, ये तीनों नियम आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, जैसा कि सर्वांग समता में भी SSS था, है ना, सर्वांग समता में भी AS से था, इसमें AS से नहीं है, इसमें SAS है। सर्वांग समता में भी SAS था, ठीक है, और उसमें एक एक्स्ट्रा था, तो क्या था? RHS, जो इसमें नहीं है। और इसमें एक एक्स्ट्रा है, तो क्या है? AAA, यानी कि तीनों कोण बराबर। चूँकि इसमें AS से नहीं है तो AAA है, यानी कि तीनों कोण, दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर से एक बार इसको हम लोग एक एक स्टेप वाइज करके समझते हैं। पहला है SSS, समरूपता नियम। समरूपता नियम, इस नियम के अनुसार AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू BC/QR। अगर ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो क्या होगा? तो त्रिभुज ABC, सिमिलैरिटी का चिन्ह सर्वांग समता का इस तरह से डालते थे, ये किसका है? सिमिलैरिटी का। नीचे इक्वल टू नहीं डालना है क्योंकि इसमें इक्वलिटी है ही नहीं कहीं,
बराबर कोई भुजा बराबर नहीं है ना। तो इसमें ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, SAS समरूपता नियम, SAS समरूपता नियम। इस नियम के अनुसार आपके पास AB/PQ बराबर होना है AC/PR, AC/PR, और इन दोनों के बीच का कोण एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ, तो बीच का एक एक कोण बराबर। तो ये कौन सा नियम आ जाएगा हमारा, SAS समरूपता नियम। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और तीसरा नियम हमारा है AAA, वेरी सिंपल, सबसे आसान, सारे कोण आपस में बराबर कर देंगे, समरूपता नियम। ये नियम के अनुसार एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अगर ये बराबर हैं तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये हमारे तीनों नियम हैं जिनको हम एक एक थ्योरम के रूप में प्रूव करेंगे, और ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। और इसके साथ एक छोटा सा नोट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आकृतियाँ, जो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं वो सदैव समरूप होते हैं, ठीक है। जो सर्वांग सम हैं नेचुरली उनका रूप भी एक समान ही होगा। जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है ना। अगर सर्वांग सम है तो इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, कवर कर रही है, इसका मतलब इसका रूप भी तो एक जैसा है। ये किसी ना किसी इस क्राइटेरिया को भी फॉलो जरूर करेगी, इसलिए ये सर्वांग सम त्रिभुजें सदा समरूप होती हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फिर से मेरी इस बात पर ध्यान दो, सर्वांग सम त्रिभुज, नोट है ये आपके लिए स्पेशल नोट, सर्वांग सम त्रिभुज सदैव, त्रिभुज ही नहीं सभी आकृतियाँ, चूँकि हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं इसलिए मैं त्रिभुज शब्द का यूज़ कर रही हूँ। सर्वांग सम त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, परंतु समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम हो ये आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर समरूप हैं, मे बी जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसकी इसकी रेशो बराबर है, इसकी इसकी रेशो बराबर है, इसकी इसकी रेशो बराबर है, ऑटोमेटिकली अगर ये सारी रेशो बराबर है और भुजाओं की लंबाइयाँ भी बराबर दे दिया तब तो क्या है, ये सर्वांग सम हो जाएगा। लेकिन अगर भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर नहीं है, छोटी बड़ी आकृति है, तो वो सर्वांग सम नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को आपको घर पर बैठकर बढ़िया से समझना है और लिखकर प्रैक्टिस करनी है। अभी मैंने फिगर ABC बनाई, PQR, तुम लोग कोई और नाम से फिगर बनाओ, XYZ है ना, और X डैश Y डैश Z डैश, उसको बना करके उसमें ये नियम लिख के देखो कि क्या तुम लोग को समझ में आए। दूसरा, अगर फिगर यहाँ पर X A इधर लिख दूँ, B ऊपर लिख दूँ, तो AB ये वाली भुजा हो जाएगी तब, है ना, AB नीचे लिख दिया, तो AB और PQ का अनुपात अगर बराबर है
तो कैसे होगा, ऐसा भी होगा। सर्वांग समता में हम लोगों ने पढ़ा है ना, नाम बदल दिया जाता है ट्रायंगल का। तो वो चीज़ को भी आपको थोड़ा सा बुक की मदद से, थोड़ा सा अपनी सर्वांग समता की जो पुरानी रिवीजन है उसकी मदद से आपको दिमाग में मेमोरी को अपने थोड़ा शार्प करना है और देखना है कि उसमें आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं बच्चे, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में डालकर भेज सकते हैं कि आप इसमें और क्या डिटेल में समझना चाहते हैं। और बाकी बार बार एक ही बात, ज्योमेट्री में बहुत मेहनत चाहिए और मुझे आशा है मेरे बच्चे मेहनत करेंगे, क्योंकि पिछला लास्ट ईयर का रिज़ल्ट हमारा बहुत ही अच्छा रहा और अभी सारी की सारी आशा तुम लोग पर है। आशा करती हूँ कि तुम लोग भी बढ़िया से पढ़ोगे और बढ़िया रिज़ल्ट लाओगे। थैंक यू।